उत्तर प्रदेश की तानाशाही सत्ता से कि जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की बेड़ी कटेगी, नौजवान अंगड़ाई ले रहा है और वो अपने ऊपर हुए एक जुल्म का हिसाब 2027 में वोट के आधार पर करेगा। मेरी बात का अंतर्राष्ट्रीयों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मेरी बात, लोकतंत्र की शक्ति उनको दिखाई कि अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो दोबारा लोकसभा की चौखट नहीं देख पाएगा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत मजबूत फैसला। मैं ये कहना चाहता हूं, जब 24 साल का नौजवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे सकता है, तो ये जो युवा यहां खड़ा है नौजवान, अगर ये ठान ले तो 2027 में मुख्यमंत्री जी का बोरी बिस्तरा भी बांध सकता है। इस बात का भी मुझे भरोसा है। और मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की तानाशाही सत्ता से कि जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की बेड़ी कटेगी, नौजवान अंगड़ाई ले रहा है और वो अपने ऊपर हुए एक जुल्म का हिसाब 2027 में वोट के आधार पर करेगा। मेरी बात का प्यारे साथियों, मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इन 2 लाइनों से आज की बात की शुरुआत करूंगा। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मेरी बात का प्यारे साथियों, जब आप घर से मोटरसाइकिल पे, 4 पहिए की गाड़ी पे, पैदल जब घर से निकले होंगे इस उम्मीद से कि हमें रैली में जाके कार्यक्रम को सफल बनाना है, आपके मन में जो भाव है उन भाव का कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब तो हम पे जिम्मेदारी है कि जो वादा हम आज आपसे करेंगे, मैं गारंटी देके कहता हूं, राजकाज बनने दीजिए, साल भर बाद एक एक बात को चेक कीजिएगा पॉइंट के साथ, जो वादा आपसे करेंगे उसको पूरा करके देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आज की बात यहां से शुरू करूंगा कि ये देश जब अंग्रेजों के अधीन था, और अंग्रेज वही नहीं होते जिनको आप टीवी में देखते हैं। आज भी अंग्रेजों जैसा व्यवहार इस देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, बच्चों, बच्चियों, तमाम वंचित वर्गों के साथ किया जा रहा है। आपको याद है, मैं लखीमपुर खीरी एक बार पहले भी आया था। याद है नहीं याद है बताओ, कहां आया था? तिगुनिया। कैसे? जब सीतापुर से भी पहले पुलिस ने मुझे रोककर वापस कर दिया, तो पुलिस के भाइयों का सम्मान रखते हुए 7 घंटे मोटरसाइकिल की यात्रा करके हम लोग तिगुनिया पहुंचे थे। और क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ था। गाड़ियों के पहियों के नीचे मेरे किसान परिवारों को रोन दिया गया था। मेरे आज भी याद है, मैं उन शहीद किसानों को भी उनकी शहादत पे नमन करता हूं, जिन किसानों ने बलिदान दिया। वो टायर किसानों के ऊपर नहीं चढ़ा था,
वो हर एक किसान मजदूर के घर पे, उसकी फसल पे, उसके सम्मान पे चढ़ा था। प्यारे साथियों, उन किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए मैं और मेरे साथी 10-12 मोटरसाइकिल लेके 7 घंटे का सफर करके पहुंचे थे। और आपको याद होगा, मैं बधाई देता हूं आपको कि ऐसे गुंडों को आपने उनकी शक्ति छीन के सत्ता से बाहर करने का काम बहुत मजबूती से किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लोकतंत्र की शक्ति उनको दिखाई कि अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो दोबारा लोकसभा की चौखट नहीं देख पाएगा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत मजबूत में किया। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर 1930 में बात कहते हैं कि हमारे दुखों को हमारे सिवाय कोई और नहीं मिटा सकता है। हम भी इन्हें तब तक नहीं मिटा सकते जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं हो। मेरी बात पे गौर करो। लोकतंत्र से पहले बाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, लोधी, विश्वकर्मा, सैन, तमाम वंचित वर्गों के बच्चों को अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। 1935 से पहले किसी सरकारी पद पे जाने का अधिकार भारत के अंदर नहीं था। 1935 का जो एक्ट बना, और ऐसे नहीं बना एक्ट जिन्होंने नहीं सुना हो, नहीं जाना हो, वो भी जान लो। एक कमेरी मां की कोख से जन्म लिया चंद्रशेखर आजाद आज यहां लखीमपुर खीरी में आपको जन्माने आया है कि लोकतंत्र आने के बाद क्या बदलाव हुए मेरे लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के बैनर तले मेमोरेंडम दिया कि देश में अछूतों के, शूद्रों के हालात बड़े खराब हैं, अंग्रेजों को हमारे बारे में सोचना चाहिए। उनकी मेमोरेंडम पे साइमन कमीशन भारत आया। नौजवानों को पढ़ना होगा, अगर लड़ना है तो पढ़ना होगा, और अगर जीतना है तो पढ़ के संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, 1929 में साइमन कमीशन ने जो सर्वे किया, 1929 में जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। लड़ने मरने से अच्छा है लड़ो, लड़ो, और तब तक लड़ो तब तक आप क्या तो हार ना जाओ या जीत ना जाओ, तब तक लड़ो। 1930 में साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी, और 1930 में ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने कमजोरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उनके अधिकारों के लिए मांग उठाई। और मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि महात्मा गांधी, जिनको देश ने राष्ट्रपिता बाद में माना, महात्मा गांधी उस समय कमजोरों के अधिकारों के खिलाफ खड़े हुए। ये बड़े तकलीफ की बात है। देश नहीं जानता है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, उनके द्वारा जो लिखा गया है, उसको पढ़ के हमें जानकारी है कि कौन कहां खड़ा। प्यारे साथियों, 30 में हुई, 31 में हुई, 32 में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद पूना पैक्ट हुआ और 1935 का एक्ट बना
उस एक्ट में पहली बार तय हुआ कि भारत के लोग भी सरकारी सेवा में क्लास 1 यानी कि सिविल सेवा में भागीदारी कर पाएंगे, हिस्सा बन पाएंगे। 1935 में पहली बार। प्यारे साथियों, आजादी मांगने से नहीं मिली, आजादी भीख नहीं है, आजादी करोड़ों लोगों के संघर्ष से जो शक्ति पैदा हुई उस शक्ति का परिणाम है आजादी। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। 1935 तक इस देश के पैसे वाले, पूंजीपति, व्यापारी, राजशाही परिवार के लोग, जमींदार, बड़े बड़े टैक्स देने वाले, बहुत पढ़े लिखे लोग वोट करते थे, जिनकी सारी संख्या 10% थी देश की आबादी में। कितने परसेंट? जोर से बताओ, कितने परसेंट? 10% यानी कि 100 लोग अगर थे तो 10 लोग कुर्सी पे बैठते थे और उनका फैसला भी 10% लोग करते थे। 90% लोग ना कुर्सी पे बैठते थे, ना कुर्सी पे बैठने का फैसला करते थे। और मेरी बहनों को जानना चाहिए, पुलिस की बहनें जो आज यहां खड़ी है, उनको भी जानना चाहिए कि उन 10% में एक भी महिला नहीं थी, किसी भी जाति की और किसी भी धर्म, न वोट देने वाली, न चुनाव लड़ने वाली एक भी महिला नहीं थी। SC ST छोड़िए, OBC छोड़िए, अपर कास्ट जिनको तथागत अपर कास्ट कहा जाता है, सामान्य जाति जिनको कहा जाता है, नॉन SC ST OBC जिनको कहा जाता है, उन वर्गों की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, सिख महिलाएं, जैन महिलाएं भी वोट ना करती थी, ना चुनाव लड़ सकती थी। ये तो भला हो बाबा साहब अम्बेडकर का कि देश के संविधान में महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महिलाएं बनी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत बनी। आज अगर दरोगा बनी है, CO बनी है, इंस्पेक्टर बनी है, SSP बनी है, और जहां तक मुझे आइडिया है इस जिले की SSP शायद कोई बहन है, कोई महिला इस जिले की SSP आई थी, ख्याति गर्ग। अगर IAS IPS बनी, अगर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनी, अगर पायलट बनी, इंजीनियर बनी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से बनी, किसी आशीर्वाद की वजह से नहीं। तो प्यारे साथियों, ये जो वोट का अधिकार आपको दिलाया था, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये बड़े बड़े महलों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, ये अमीर लोग कभी आपकी बस्तियों में पैर नहीं रखते। मेरे लोगों, आज तो चुनाव के समय आके ऐसे सर करते हैं, कहते हैं मेरी चाची हो, मेरी ताई हो, मेरी माँ हो, मेरी भाभी हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, और कहते हैं कि हमारे सर पे हाथ रख दो, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये अगर ताकत बनी है, जिन मोहल्लों में जाने के लिए गाड़ी का रास्ता नहीं है मेरे लोगों, जिन मोहल्लों में गंदगी है, नालियां साफ नहीं है, सीवर साफ पानी नहीं बाहर निकल पाता, निकासी की व्यवस्था नहीं है, जहां झोपड़ियां है, जहां टूटे हुए मकान है बिना प्लस्तर के, जहां गरीब माएं आंसू बहा रही है कि कब उनका जीवन बदलेगा, जहां मेरी बहनें इंतजार कर रही है कि उनकी किस्मत कैसे बदलेगी, उन बस्तियों में अगर आज कोई जाता है, कहता है ताऊ जी, चाचा जी, भैया जी, सर पे हाथ रख दो, चाय पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, अपने घर का खाना खिला दो, नमस्ते करता है, सलाम करता है, ईद मनाने की बात करता है, दिवाली होली मनाने की बात करता है, तो ये इस वजह से करता है कि आपकी उंगली में वो ताकत है, जिसको चाहो कुर्सी पे बिठा दो और जिसको चाहे जमीन पे पटक दो। ये बाबा साहब अम्बेडकर। मेरे लोगों, सोच के देखो, अगर ये वोट का अधिकार चला जाए आपसे, जिस गांव में जिस पे वोट नहीं होती, कोई छोटा चुनाव देख लेना प्रधानी का,
उसके दरवाजे पे कोई नहीं जाता है। जाता है क्या? बताओ जोर से, जाता है क्या? आपके घर अगर गया क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि उस पर वोट। तो यह हथियार दिया है कि ये करोड़ों रुपए से कीमती है मेरे लोगों। 5 किलो राशन पे, चंद पैसों पे, शराब पे भावनात्मक होके अगर आप अपने वोट को किसी को दे देते हो तो आप अपने लिए खाई खोद लेते हो। वोट दो धारी तलवार है। अपने व्यक्ति को दिया जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो उसको ताकत मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी तो वो ताकत आपकी होगी। और गलती से कहीं किसी की बातों में आके किसी गलत आदमी को दे दिया, उसको ताकत मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी तो आपके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को खत्म करके आपको अपंग बना देगा। मेरी बात को अभी आज जो आप धर्म के नाम पे वोट दे रहे हो, धर्म के नाम पे बेवकूफ बन रहे हो, जो धर्म के ठेकेदार चुनाव में आके आपको कहते हैं हमें वोट दे दो, 5 साल चुनाव के बाद आपकी बस्तियों में आते हैं क्या? ईमानदार से अपना हाथ उठा के बताओ, आते हैं क्या चुनाव के बाद? चुनाव के बाद आते हैं क्या? जब आपको अपने बच्चे के लिए फीस की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है, बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है, जब आपको घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तमाम जरूरतें होती है, कोई आता है कि नेता आपके घर? बताओ मेरी माँ बहनों, बताओ मेरे भाइयों, आता है क्या? क्यों नहीं आता? वो सुना है ना आपने कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब मतलब निकल जाता है, जब आप वोट उनको दे देते हो, फिर हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं। हाँ, फिर यही बात आती है जब उन बड़े बड़े लोगों के दरवाजे आप जाते हो तो वो दरवाजे से आपको लौटा देते हैं कि जाइए अपने घर, आप कौन? हम आपको नहीं जानते। इसलिए जोर से बताओ, सुनना चाहते हो? हाँ सुनो फिर। मैं जब सोता हूं तो 4 से 5 महापुरुष मेरे सपने में आते हैं। जैसे ही मैं सोता हूं, कभी कोई से कभी कोई से, एक गए, आंख लगी, दूसरे आ गए। कभी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आते हैं, कभी साहू जी महाराज आते हैं, फिर बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, फिर मान्यवर काशीराम आते हैं, फिर माननीय रामसु वर्मा आते हैं और बार बार मुझसे कहते हैं कि जब यहां कमजोर वर्गों के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म जातीय अत्याचार हो रहे हैं, उनका नौजवान तबका बेरोजगारी की मार सह रहा है, थाने कचहरियों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो तुझे कैसे नींद आ जाती है? तू बेहोश हो रहा है। तो फिर मैं एकदम से जाग के खड़ा हो जाता हूं, फिर मैं उठकर बैठ जाता हूं। मेरे परिवार के लोग पूछते हैं क्या हो गया है, क्यों ऐसे अचानक उठे हो? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि अभी महापुरुषों का काम अधूरा है, उनके सपने अधूरे हैं। अभी सोने का नहीं, जागने का समय मेरे लोगों। मैं आपको भी कह रहा हूं। वो बार बार मुझे झुलाते हैं, मेरे कपड़े खींचते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्यों नहीं कमजोरों को इनका अधिकार दिला पा रहे। मैं हमने लोकतंत्र दे दिया, हमने संविधान दे दिया, हमने अधिकार दे दिए, संगठन बनाना सिखा दिया, लोगों को भाईचारा बनाना सिखा दिया, गरीबों की जोड़ के ताकत बनानी सिखा दी। फिर ऐसी क्या बात है कि आप लोग इस राजकाज को बना के इन गरीबों को इनके अधिकार नहीं दिला पा रहे? तो फिर मैं सोचता हूं कि बात तो उनकी सही। मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई कमी बाकी है अब हमारे संघर्ष में? आप बताओ, कोई ऐसी कमी जिसके बाद जिसको पूरा करना बाकी हो, जिसके बाद आप कमर कस लो और जिस तरह 8 घंटे पेट पालने के लिए संघर्ष करते हो, तो 1 घंटा अगर आप दिन का निकाल के भाईचारा बनाने के लिए लोगों को जगाने का काम करते हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।